भी लिया था कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और सेम आधार पर मिड पॉइंट ना हो तो वो आधा होता है, ये कर लिया था भाई। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोई मतलब कोई भी पॉइंट पी मैंने मान लिया और वह समांतर चतुर्भुज के एरिया का आधा होता है, कर लिया था। ये कर लिया था कि समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं और 180 डिग्री होते हैं। हो गया? नहीं हुआ ना? चलो इसी पे आते हैं। मतलब लास्ट पॉइंट वही था, लास्ट पॉइंट वही था ना कि मिड मतलब कोई भी मैंने पॉइंट मान लिया। चलिए रेक्टेंगल इन पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इन पैरेललोग्राम एंगल बाइसेक्टर वाला था। हाँ ठीक है, फिर मैं वहां से देख लेता हूँ। रेक्टेंगल इन पैरेललोग्राम, ठीक है, डन है। जो एंगल बाइसेक्टर्स वाला है ना, एंगल बाइसेक्टर से बनाने पर, है ना, वही है ना। चलिए चलो आओ। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है, इन पैरेललोग्राम ठीक है, इफ वी जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ साइड, if we join the midpoint of side, then which figure made? समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के मिड पॉइंट मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति क्या होगी बताओ? अरे कोई बफरिंग हो ही नहीं सकती ना, 400 Mbps नेट है यहाँ पे, तो फिर बफरिंग कैसे होगी बताओ? चलिए तो कैसे करेंगे? तो मैंने क्या किया कि इस पैरेललोग्राम में अगर मैं इनके मिड पॉइंट्स को मिला देता हूं कि मैंने मान लिया ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो अगर मैं इनके मिड पॉइंट को मिला रहा हूं तो हम क्या कह सकते हैं कि ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये आपके पैरेललोग्राम है। हाँ, तो क्या हम ये कहेंगे कि भाई साहब देखो ये आपका एक डायगोनल दिख रहा है, भाई ये आपका एक डायगोनल है, प्रॉपर्टी वही लगने वाली है जो आपको मैं रेक्टेंगल में उसमें बताता आया हूँ पहले भी। आइए बहुत प्यार से समझते हैं चीजों को। आपको इतना तो कंफर्म है ना कि जो डायगोनल है वह एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं क्या? नहीं, इसमें नहीं काटते, इसमें 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। ठीक है सर, ये बात तो सही है। अगर मैं बात कर लूं कि AC और BD मेरे पास क्या है, दो डायगोनल है, AC को मैंने D1 मान लिया, BD को मैंने D2 मान लिया, और आपके सामने हाँ यहाँ पर अगर आपका मिड पॉइंट है तो ये आपके सामने कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको P मान लेता हूँ, इसको मैं Q मान लेता हूँ, इसको मैं R मान लेता हूँ, इसको मैं S मान लेता हूँ, तो PQ कितना हो जाएगा? तो PQ जो होगा वो AC का आधा होगा, यानी कि सर PQ जो हो जाएगा वह D1/2 हो जाएगा। तो बताइए RS कितना हो जाएगा? RS भी आपका D1/2 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ PR कितना हो जाएगा? PR भी आपका कितना हो जाएगा? D2/2 हो जाएगा। और आपका QS कितना हो जाएगा? D2/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने ये है कि भाई ये दोनों भुजाएं बराबर भी हैं और पैरेलल भी हैं, पैरेलल भी दिख रही हैं, बराबर भी दिख रही हैं। चलिए, तो आपका ये पता है कि ये जो विकर्ण है यहाँ पर 90 डिग्री पर काटते नहीं है, तो ठीक है, नहीं काटते तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो PQRS बनेगा, PQRS बनेगा वो क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, PQRS जो बनेगा वो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, चलिए सर जी आज से ज्वाइन कर सकते हैं, हाँ लेकिन पहले का पढ़ लेना। अगला पॉइंट आपके सामने क्या आ रहा है? इन एनी पैरेललोग्राम, in any parallelogram the midpoint of side ABCD is P or Q,
देन किसी भी समांतर चतुर्भुज में भुजा, ठीक है, पी और क्यू, ए बी और ठीक है, ए बी और सी डी के मिड पॉइंट पी और क्यू हैं, तो क्या करेंगे? ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि ये रोम्बस क्यों नहीं होगा। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, ये बता दो। साइड तो अनइक्वल है भाई साहब, मतलब कुछ भी बोलना है तो फिर तुम पढ़ ही नहीं पाओगे कभी। हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे चलो रोम्बस की तो सारी भुजाएं बराबर होती है, यहाँ तो अलग अलग हैं। अब यही तो बात है ना। ठीक है, तो आपके सामने क्या है, ये आपका एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम मैंने आपको दे दिया ए बी सी और डी। ठीक है, और आपके सामने क्या है, ये डायगोनल है जो कि हमने बना दिया है। आपसे ये बोला जा रहा है कि ये पी आपका मिड पॉइंट है और ये क्यू भी आपका एक मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे ए को हमने क्यू से मिलाया, पी को हमने सी से मिलाया, तो बस, तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन बात है कि अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका क्या है, ई और एफ है, तो आपको जैसा कि मैंने पिछले में बताया था कि ये तीनों ट्राइसेक्ट करते हैं। हाँ, प्रियंका ने सही पकड़ा है। प्रियंका तुम्हें कैसे पता? डी बराबर ई एफ बराबर एफ बी। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आइए, दिमाग चलता है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करते हैं। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी P is not a midpoint of side DC। समांतर चतुर्भुज में ठीक है, समांतर चतुर्भुज में ABCD में यदि P मिड पॉइंट ना हो तो, भाई ये समांतर चतुर्भुज में चल रहा है, ये सेम पॉइंट हमने रेक्टेंगल में पढ़ा था, ठीक है ना। हाँ, चलो थोड़ा सा लिख लो सब। ये सारे पॉइंट रिपीट होते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था, ये सारे पॉइंट रिपीट होते हैं, हर एक चीज के लिए हर एक पॉइंट बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट, कैसे करेंगे? ये आपके सामने क्या है, एक ए बी सी डी आपका एक पैरेललोग्राम है, जहां पर आपसे बोला जा रहा है कि आपका जो ए बी आपका आधार है और कोई पी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, तो आपने पी पॉइंट को कहीं भी मान लिया। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि ट्राइंगल ए पी बी का एरिया क्या होगा? वह होगा ट्राइंगल, सॉरी, रेक्टेंगल ए बी सी डी के एरिया का आधा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पैरेललोग्राम कि मान लीजिए कि अगर कोई पैरेललोग्राम है, ये सारी प्रॉपर्टी हर में सेम रहती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब कोऑर्डिनेटर पढ़ाया था ना, तब मैंने बताया था कि इन सब चीजों पे हम इंडिविजुअली डिस्कस कर रहे हैं कि भाई रेक्टेंगल के लिए क्या है, उसके लिए क्या है। चलिए नेक्स्ट, ए क्वेश्चन भी बताओ सर। हाँ राहुल बताएंगे, टेंशन हो रही है राहुल तुम्हें? तो आएगा तभी तो कर पाओगे ना। चलिए, तो क्या हम कह सकते हैं कि देखो देखो,
अगर ये मान लो पैरेललोग्राम है, आपसे बोला जा रहा है कि ये ABCD क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है ना। हाँ, अभी जो हैप्पी बर्थडे भाई कर रहा है ना, वो अभी लिखेगा नहीं तो फिर देखेंगे उसको। फिर ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। आप मुझे बताइए कि भाई साहब अगर ये कोण मान लीजिए आपका थीटा है, तो ये वाला कोण आपका क्या होगा, ये थीटा है तो ये आपका जो कोण होता है ये 180 माइनस थीटा होता है। ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा है, तो ये वाला क्या है, ये वाला आपका थीटा हो गया, और ये वाला क्या हो गया 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर आपको दो प्रॉपर्टी क्लियर हो गई कि आपके सामने जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो आंतरिक कोणों का योग होता है वो तो 180 डिग्री होगा, और आसन्न कोण जो होते हैं वह आमने सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ एंगल DAB प्लस एंगल CBA, जो कि हमारे पास क्या है, एडजेसेंट एंगल है। कितना आ रहा है सम, 180 डिग्री आ रहा है। और अगर मैं बात करना चाहूँ सम्मुख कोण, जैसे कि हम बात करें DAB इज इक्वल्स टू BCD बराबर थीटा, यानी कि आपके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं इक्वल होते हैं। हाँ, अब ये राहुल को ये समझ में नहीं आया कि 180 माइनस थीटा क्यों हुआ, और इसको क्वेश्चन करने हैं भाई को। तो राहुल पहले का थ्योरी तो पढ़ो पहले तुम, हाँ, वहां भी दिक्कत रहेगी फिर, क्योंकि किसी भी काम में मन नहीं है, ना थ्योरी में मन होता है, फिर ना क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो फिर सब बर्बाद हो जाता है। तो एक काम तो करो अच्छे से, तभी अच्छे से क्लियर हो पाएगा सब चीज, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट डाल लीजिए, स्क्वायर। अगली हेडिंग डाल लीजिए स्क्वायर, स्क्वायर। वर्ग, ठीक है। अब मैं बात करता हूं वर्ग के बारे में। तो वर्ग के बारे में देखो आपको सब पता ही है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये A है, B है, ये C है और ये D है। क्या है भाई, वर्ग की चारों भुजाएं हैं, AB बराबर आपका BC बराबर होगा CD के, और CD बराबर, सब बराबर है। प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री होता है, यानी कि एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये आपका क्या है, ईच कोण आपका 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण आपका क्या होता है, 90 डिग्री होता है। चलिए क्या हुआ, कोई बफरिंग नहीं है भाई साहब, ऐसे मजाक करते हो। अब मैं मान लेता हूं दो डायगोनल हैं, तो डायगोनल के बारे में क्या है, देखो प्रॉपर्टी ध्यान से देखो, जो इंपॉर्टेंट होगी वो प्रॉपर्टी आप समझना, बाकी अब आपको समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए ये दोनों जो डायगोनल हैं ये ऊपर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर AC एंड BD आपके क्या है, डायगोनल हैं। तो अब देखिए, अब ये जो डायगोनल हैं वह आपको क्या कर रहे हैं, डायगोनल जो होते हैं ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, पहली बात तो, ठीक है, एंड बाइसेक्ट भी करते हैं, और वे 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं, यानी कि बाइसेक्ट भी कर देंगे, 90 डिग्री पर एक दूसरे को कट भी कर देंगे। तो ये सारी कहानी इनके साथ में चलती है, यानी कि अगर मैं बात कहूं कि ये आपका 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। देखो पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो वह 90 डिग्री पर 90 डिग्री पर एक दूसरे को वो कट कर देंगे, और सिंपल सी बात आपके सामने रखी चली जाएगी, है ना डियर। आइए तो आगे मैं अगर डिस्कस करता हूं, तो आपके जो अगला पॉइंट आपके सामने आएगा, जो डायगोनल्स होते हैं एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर होते हैं। जो डायगोनल होते हैं वे क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। यानी कि अगर मैं कह देता हूं कि ये मेरा एंगल क्या होगा, 45 ही कहलाएगा, ये वाला भी मेरा 45 ही कहलाएगा। अरे आपने कैसे बता दिया सर, क्योंकि भाई साहब ये 90 डिग्री होते हैं प्रत्येक कोण, तो जब बाइसेक्टर कह रहे हो आप, तो ये 45 और 45 45 45 सब कहला देंगे। कोई दिक्कत है भाई, डायगोनल क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं, और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। चलिए अगर मैं आगे बात करता हूं मेरे दोस्तों, तो आपके लिए मैंने क्या बनाया, एक स्क्वायर बनाया। स्क्वायर बनाने के बाद हमने एक डायगोनल डाला,
प्लीज प्लीज मेक A4 कंटेंट अवेलेबल फॉर ऑल द क्लासेस कंटेंट सीइंग रिकॉर्डेड क्लासेस। हाथ से लिखो एक बार, अनीता मिश्रा एक बार हाथ से लिखो, तभी मैं हाथ से लिखा रहा हूं। अगर मैं A4 साइज से पढ़ा रहा होता तो बड़ी जल्दी हो जाता है ना। हाथ से एक बार कोशिश करोगे तो एक दो बार लिखने से क्या होगा, सही हो जाता है, सारा चीज दिमाग में रहती है। और पूनम आपको दिक्कत आ रही है तो आप पहले एक चैप्टर से स्टार्ट करो, नंबर सिस्टम से, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। चलिए, तो आपसे बोला गया है कि ये ABCD है, और जहां पर आपको पता है कि जो डायगोनल है BD, BD डायगोनल वर्ग ABCD को समद्विभाजित करता है, यानी कि इसका जो एरिया होगा A, तो इसका भी एरिया क्या होगा, A होगा। या मैं ये कह सकता हूं ये भी 1/2 होगा और ये भी 1/2 होगा। कारण वही है कि आपके जो दोनों ट्राइंगल हैं वो क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। दोनों ट्राइंगल, साइड के दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंस है। सेम काम हम ये पहले भी कर चुके हैं, सेम प्रॉपर्टी है, ठीक है। आपको यहां से मैंने इसको अगर ब्रेक कर दिया 4 पार्ट्स में, तो अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 1/4 1/4 1/4, तो 1/4 1/4 1/4 और 1/4। तो दो डायगोनल इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और एक डायगोनल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सिंपल केस है, ठीक है डियर। चलिए सर, ये केस भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये सिमिलर केस चलते हैं यार, हर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में यही सिमिलर केस सब चलने वाले हैं। अभी आपको देखो, अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर किसी में, क्योंकि कारण सबका सेम ही रहता है। ABCD आपका क्या है, एक वर्ग है। तो सर अगर मान लीजिए कि कोई पॉइंट O यहां पर है, किसी भी वर्ग के अंदर कोई भी पॉइंट O है, तो अभी मैंने बताया यहां पर आपको कि यहां पर मैंने इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया और इससे इसको मिला दिया। तो यहां पर आपके सामने क्या है कि ये कोई भी पॉइंट O है। तो पहला आपकी प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो क्या प्रॉपर्टी होती है, तो सर ये बहुत ही नेचुरल है कि आपने बताया आमने सामने वालों का जो एरिया होगा वो उनका जो सम है A2 और A4 के बराबर होगा। और सेम सेम प्रूफ है जैसा कि हमने पिछले क्वाड्रिलेटरल्स में किया है, सेम टू सेम प्रूफ है कि वो हाइट डालूंगा, उनका एरिया निकाल दूंगा, काम हो जाएगा। ठीक है डियर, चलिए सेम प्रूफ है। अब आगे इसी के साथ साथ एक प्रॉपर्टी और चलती है, वो भी सेम ही है, कुछ अंतर नहीं है। आप कहते हैं ना सर याद कैसे होगा, बस आपको ये देखना है कि मध्य बिंदु को मिलाने पर क्या आता है ना। बस कॉमन कॉमन चीज है, वो मैं आपको लिखा दूंगा लास्ट में जब हम एंड करेंगे, तो एक टेबल बनवाऊंगा, उसमें सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन A B C और D, आपके आपके अंदर एक कोई O पॉइंट है सर, और आपने इसको क्या कर दिया, मिला दिया। तो अब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, OA² प्लस OC² बराबर OB² प्लस OD²। नोट डाउन कर लो, ये भी सेम ही होती है। अब ये सारी बातें स्क्वायर में चलेंगी, लेकिन चीजें जहां जहां सेम है वहां आपके लिए सेम देखने को मिलने वाली है। ये प्रॉपर्टी कुछ अंतर नहीं होता है इनमें, पहले भी मैं बता चुका हूं। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई पॉइंट आउटसाइड हो, तो पॉइंट O आउटसाइड हो, तो आइए, तो किसी भी स्क्वायर में कोई भी पॉइंट कहां हो, आउटसाइड है, तो भी सेम ही रहेगा। कैसे, आपने इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C, इसको मान लिया D। तो यहाँ पर आपका O पॉइंट है, पॉइंट बिल्कुल यही है कि OA² प्लस OC² बराबर OB² प्लस OD²। मंडी क्रिएशन कह रहा है प्रिज्म है, तो तुम्हें तो ये भी नहीं पता डियर, ये पिरामिड कहलाता है। ये हालत है, बताओ। आइए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है वही कि अगर इसके मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो क्या होगा, बताओ। अगर ABCD आपका एक स्क्वायर है और यहाँ पर मैंने इसके मिड पॉइंट्स बना दिए PQRS, ये आपके क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। अगर मिड पॉइंट्स को मिलाकर क्या बनाएगा, बताओ।
तो ये सर आपके सामने ये भी एक क्या होगा, वर्ग ही होगा, क्योंकि ये खुद ही आइडियल लग रहा है। और ये आपको याद होगा, ये हमेशा स्क्वायर ही बनेगा। कारण क्या है, क्योंकि ये सिमेट्रिक आकृति है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस आपके मिड पॉइंट हैं। तो ये एक सिमेट्रिक आकृति है। अगर आप इसके भी मिड पॉइंट मिलाओगे तो भी क्या बनेगा, स्क्वायर ही बनेगा। आपको याद हो, हम इस क्वेश्चन को जीपी में भी किए हैं, ऐसा क्वेश्चन हमने जीपी में भी किया है, और तरीके से वो घटता चला जाता है। ठीक है, चलिए। तो हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये अगर स्क्वायर है, उसके मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो आपका जो एक नया स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, तो वह स्क्वायर क्या होगा, एक वर्ग होगा। ठीक है, चलिए अब आगे पॉइंट के डिस्कस करते हैं। किसी डायगोनल किसी वर्ग है, उसका मैंने एक डायगोनल बना दिया। तो इस डायगोनल का नाम मैंने डाल दिया ए बी सी डी। इस डायगोनल पे हमने क्या किया कि दो पॉइंट है, एक तो आपका यहाँ पर पी पॉइंट मान लीजिए, एक आपका यहाँ पर क्यू पॉइंट मान लीजिए। तो सबसे बड़ी बात आपको पता है क्या करेगा, पी को अगर इससे मिलाओगे और क्यू को अगर सी से मिलाओगे, क्या करने वाला है, ट्राइसेक्ट करने वाला है। जैसे कि ये ई एफ मान लिया आपने, तो आप ये ध्यान रखें कि अगर दो समांतर भुजाओं को, अगर कोई मिड पॉइंट को उसके सामने वाले शीट से मिला दिया जाए और फिर मिड पॉइंट वाले को सामने वाले के शीट से मिला दिया जाए, तो वह क्या करता है, ट्राइसेक्ट करता है। यहाँ पर हम ई एफ मान रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी ई बराबर ई एफ बराबर बी एफ। पी क्यू मिड पॉइंट है क्या, पी क्यू मिड पॉइंट्स है ना। ठीक है, पी क्यू आपके क्या है, मिड पॉइंट है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। हाँ, आगे चलते हैं। सेम बात, अगर मान लीजिए ABCD है और P कोई भी मिड पॉइंट हो। पहले तो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी उसमें क्या था, P मिड पॉइंट था। यहाँ हमने पढ़ा तो क्या था, P मिड पॉइंट था। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोल दिया कि P कोई भी पॉइंट हो, कहीं भी स्थित हो इस लाइन पर। मैंने यहाँ मान लिया P इज ए एनी पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम मिला देते हैं इसको इससे, तो आपका एरिया कितना हो जाएगा। तो सर देखो, ये आपका जो A है, और आप चाहे मिला दिए हों तो, लेकिन हाइट भी तो, मतलब अगर मैं बात करूं इसकी सामने वाली चौड़ाई की बात कर लो या किसी की बात कर लो, हाइट की बात कर लो, तो वह भी A ही रहेगी। तो आप ये देख लीजिए कि त्रिभुज अगर APB का क्षेत्रफल निकालना है तो वह कितना हो जाएगा, त्रिभुज APB का क्षेत्रफल 1/2, आधार A है और ऊंचाई A है, तो A²/2। ठीक है, चलिए। और अगर मैं पूरे की बात करता हूं तो आप जानते हैं ABCD का कितना हो जाएगा, ABCD का हो जाएगा A², भुजा स्क्वायर होता है। तो बस बचा कितना बाकी का, तो हम ये कह सकते हैं कि आधा होता है, बस सिंपल सी बात है, हाफ ऑफ A² हो जाएगा। क्लियर। हाँ, अब नेक्स्ट, बैक, जल्दी जल्दी लिखा करो यार। नेक्स्ट, मैं आपसे कहना चाहता हूं डियर, जैसे कि मान लीजिए कि यह आपका एक क्या है, स्क्वायर है, और स्क्वायर के डायगोनल को अगर मिला दिया जाए, स्क्वायर के डायगोनल्स को अगर मिला दिया जाए, अब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मान लीजिए कि इन स्क्वायर का मिड पॉइंट भी है कोई, जैसे कि मान लिया इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट ये है। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास दोनों विकर्ण है, और दोनों विकर्ण के, जो कि दोनों विकर्ण के मिड पॉइंट आपके सामने क्या है, PQRS दे रखे हैं। ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। अब पता है आपको यार, बाइसेक्टर तो होता ही है, यहाँ पर आप वो डाल दीजिए, डालना चाहो तो यहाँ पर जो बनेगा इनको मिलाने पर, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये मिड पॉइंट्स हैं, पता है ना आपको, जो मैंने यहाँ लिखे हैं ना, ये R और S, DO और OR के OC के मिड पॉइंट्स हैं। ये आपके क्या है, सारे मिड पॉइंट हैं। तो हम ये कह सकते हैं PQRS आपके क्या है, मिड पॉइंट है। तो आपको मेरे को एक चीज बतानी है डियर, बोले क्या बताना है, कितने ट्राइंगल यहाँ बन रहे हैं, 1 2 3 4 बन रहे हैं ट्राइंगल।
अब हमें ईच ट्राइंगल की बात करनी है, तो मैं आपसे सिंपल एक पूछना चाहता हूं कि अगर मैं इस ट्राइंगल को ले लेता हूं, ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल SOR में, ट्राइंगल DOC और ट्राइंगल SOR में देख रहे हो, तो आप मुझे बताइए अगर ट्राइंगल DOC और SOR के एरिया का रेशो अगर मैं पूछना चाहूं तो व्हाट इज द रेशो ऑफ एरिया। सर आप ये कहते हो कि अगर मान लीजिए कि यह साइड अगर मान लीजिए 2 यूनिट है तो यह 1 यूनिट होगी, कारण क्योंकि मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से, तो यहाँ हम कह सकते हैं सर साइड रेशो ये है, तो आपका जो रेशो होगा वो स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल भी बन रहा है, तो मुझे आप बताइए SRCD, ये जो आपका चतुर्भुज है, समलम चतुर्भुज, इसका एरिया कितना यूनिट हो जाएगा, तो सर 4 में से 1 घटा दीजिए, 3 यूनिट, सब रेशो है। ठीक है, तो बस इसी तरह से अगर मैं ओवरऑल पूछूं कि मान लीजिए कि मैंने इस पार्ट को क्या कर दिया, शेडेड कर दिया, तो आप मुझे क्या बताएंगे, सुनना जरा, आपसे मेरा ये पूछना है, एरिया ऑफ शेडेड रेशो, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। सर ABCD का एरिया भी 4 होगा, ABCD का एरिया भी 4 होगा, पता नहीं भाई, अभी निकाल देंगे ना, पता लग जाएगा। तो सर आपको अच्छा लगेगा जानकर कि अगर किसी भी पूरे की बात करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि सर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन एक हिस्से का, ये एक पार्ट ही तो है, लेकिन रेशो तो वही रहने वाला है ना। एरिया ऑफ शेडेड में क्या आ रहा है, एक रेशो आ रहा है, ये 4 पार्ट्स में है, ठीक है, और अनशेडेड 3 रेशो आ रहा है, वो भी आपका कितने में है, 4 पार्ट्स में, ठीक है। तो लेकिन 4 से 4 कट गया, तो आपका राइट आंसर 1:3 ही रहेगा, रेशो नेवर चेंज, रेशो कभी चेंज नहीं होता। तो आपका जो एरिया ऑफ शेडेड है और अनशेडेड है, अनशेडेड वाला कौन सा रीजन है, इस ट्राइंगल्स में अनशेडेड वाला ये क्वाड्रिलेटरल वाला रीजन है ना, जो एरिया मतलब जो चतुर्भुज बन रहा है वही है, ठीक है। चलिए, तो ये कहानी थी आपके सामने जो मैंने आपको बताई है। अब चलते हैं आगे, आगे की कहानी क्या है, रोम्बस के बारे में। समचतुर्भुज, ठीक है। अब समचतुर्भुज क्या होता है, देखिए, क्या नहीं समझ में आया, बोलो, क्या नहीं समझ में आया बताओ, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है सब, 3 यूनिट समझ में नहीं आया, 3 यूनिट में नहीं आया समझ में, दिमाग लगाओ, चलो एक बार हो जाए, आज लगा देंगे, देखें इसको आ जाएगा क्या, सब कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से तो देखो, सब कुछ लिखा हुआ है, पूरा एरिया का 4 और 1 है, 3 यूनिट कैसे आया, सर ने SOR घटा दिया पूरे DOC में से, यानी कि वो 3 यूनिट बचेगा, ये क्वाड्रिलेटरल है ना। ये 4 कैसे, ये 4 तो पढ़ाया हुआ है ना तुम्हें, मिड पॉइंट थ्योरम, वहां से आया है, लगाओ दिमाग, कि जो एरिया होता है दोनों ट्राइंगल्स का वह साइड के किस प्रोपोर्शन में जाता है, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कितना भाई, 2:1 है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 4:1। नेक्स्ट, आइए रोम्बस की बात करते हैं, रोम्बस, हाँ सोनू, सही पहचाने तुम, तो क्या हम ये कह सकते हैं, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ABCD आपके पास है, तो ये आपके सामने अगर रोम्बस है तो हम ये कहेंगे जरूर कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सभी भुजाएं बराबर हैं, और यहाँ पर ये सारी भुजाएं पैरेलल भी हैं, पैरेलल भी है, तो AD जो है आपका DC के भी पैरेलल है, और मतलब AB जो है वो आपका DC के भी पैरेलल है, और मैं ये कह सकता हूँ कि जो AD है वह आपका BC के पैरेलल है, ठीक है। चलिए सर आगे की डिस्कशन करते हैं, यहाँ सारी भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं, और अब हर एक चीज पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, चलिएगा। क्या आपसे मैं पूछूंगा, अब आपका दिमाग चलने लगेगा, ठीक है, दिमाग चलने लगेगा आपका, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर एक डायगोनल है तो क्या ये एंगल बाइसेक्टर होता है, ये जो डायगोनल मैंने डाला क्या एंगल बाइसेक्टर होता है।
इन नो कहने वालों का मतलब इन्होंने सोचा ही नहीं, नो और यस में तो जवाब देना है, इसमें इतना क्या सोचना, आज तक ही नहीं सोचा हमने। हाँ दिमाग लगाओ भाई, है ना। सर कैसे होता है, तो एंगल बाइसेक्टर क्या, पहला पॉइंट आपके सामने क्या है, डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है, देखिए आपसे मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये एंगल मान लीजिए मैंने अल्फा मान लिया, तो ये वाला एंगल क्या होगा, अरे गुरुजी भुजाएं बराबर है तो इसके सामने अल्फा है तो इसके सामने भी अल्फा होगा, उसमें इतना क्या शर्मा रहे हो, बात तो ठीक है। अगर ये अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा हो गया, और ये अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा हो गया, कारण अल्टरनेटिव एंगल, एक अंतर कोण नहीं दिख रहा क्या, समांतर भुजाओं का। अब भाई साहब जब दोनों तरफ अल्फा अल्फा हो गया तो यही तो कह रहा हूं मैं, एंगल बाइसेक्टर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, यस होते हैं। अब दिमाग तो लगाया करो, बिना दिमाग लगाए आंसर दे देते हो, समझ में आता नहीं फिर। ठीक है डियर, चीजें क्लियर हो गई, चलिए नेक्स्ट। अब डायगोनल पे चर्चा करते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि जो एडी एसी और बीडी है ये आपके क्या है, डायगोनल हैं। तो क्या डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं क्या, इस एसी को मैंने D1 मान लिया और बीडी को मैंने D2 मान लिया, तो यहां से आपका जो पॉइंट क्लियर होता है, पहला पॉइंट तो ये है कि सर डायगोनल आपस में इक्वल तो नहीं होंगे। चलो, डायगोनल इज नॉट इक्वल टू D2, D1 इज नॉट इक्वल टू D2। क्या डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं क्या, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल है। कारण बताओ सर, कारण जानना है। मैंने कहा भाई देखो दिमाग लगाते हैं, कारण बिल्कुल स्पष्ट मेरे सामने रखा है हमेशा से। चलो सर प्रूफ करके बताओ एक बार इस बात को। तो मैं कहा कि भाई देखो ऐसी बात है, कोई भी हमने एक रोम्बस ले लिया और इस रोम्बस का मैं जान दिया, मैंने कहा भाई ये एंगल मेरा कितना है, 80 है, ऐसे बोल दिया मैंने 80 है। अब सारी रामायण निकाल के बता सकते हो क्या कि ये एंगल कितना होगा, 100। क्यों, क्योंकि पैरेलल है ना भाई, इंटरनल है, ये एंगल 100 हो गया। अब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा फिर, क्योंकि ये भी तो पैरेलल है, दो एक दूसरे के, भुजाएं बराबर भी हैं पैरेलल भी है, तो हम ये कह सकते हैं ये 80, तो ये वाला कितना हो जाएगा 100। तो यहां से एक प्रॉपर्टी क्लियर हो गई आपको कि भाई साहब ऐसे ऐसा होता है और ऐसा ऐसा होता है। मैंने कहा भाई बात तो उचित है। अगर मैं आपसे कह देता हूं कि भाई एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं, अभी तो सिखाया था कि यानी कि 80 को अगर आप दो भागों में बांटोगे तो 40-40, और 100 को आप दो भागों में बांटोगे तो 50-50, तो मेरे दोस्तों यहां हो जाएगा 40 और यहां हो जाएगा 50, तो ये अपने आप क्या निकल कर आ गया आपका 90, अपने आप। अब ये थोड़ी ना है कि 80 लिया है तो ये आया है, आप कुछ और ले लो, मान लो आप कुछ और ले लो, आप 75 ले लो, आप 70 ले लो, तब भी सेम ही आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी यही है। क्या प्रॉपर्टी लग रही है, दिमाग लगाइए अपना, वही वाली प्रॉपर्टी जहां पर दो पैरेलल लाइन एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके अर्धक, उनके एंगल बाइसेक्टर क्या बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। याद आ रहा है। और ये चीज यहां कैसे लग गई सर, क्योंकि ये भी तो एंगल बाइसेक्टर ही है, ये भी तो एंगल बाइसेक्टर ही है भाई, और वही तो मिल रहे हैं यहां पर, ये 90 डिग्री तो बनेगा। चलिए, तो प्रूफ के डायगोनल, रोम्बस के डायगोनल विकर्ण क्षेत्रफल एरिया को इक्वल पार्ट में बांटते हैं। जैसे भाई साहब ये आपका एक रोम्बस है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब आपको वही वाली बात है कि एक डायगोनल इसको दो भागों में बांटेगा और दो डायगोनल इसको 1/4, तो ये क्या हो जाता है बताओ, बिल्कुल ठीक है। तो ये बराबर सेम प्रॉपर्टी है, शुरू से चलती आ रही है, मतलब कोई भी नहीं छूटा। रेक्टेंगल में भी ऐसे हुआ था, पैरेललोग्राम में भी ऐसे हुआ था, रोम्बस में भी ऐसे हो रहा है बस। और ये अब आपको पता, इसलिए तो कह रहा हूं जब सारी प्रॉपर्टी लिख जाएंगी फिर एक दिन आप क्या करोगे, पढ़ने बैठोगे, देखोगे कि यार क्या सिमिलर है और क्या नहीं है,
तो फिर आप क्या करोगे, जो सिमिलर है उसको ध्यान करने की जरूरत ही नहीं है, और जो अपवाद है जैसे कि उनमें ये चेंजेस है तो आपको चेंजेस दिमाग में रखने हैं। अच्छा ये चेंज हो जाता है, अच्छा मिड पॉइंट चेंज हो जाता है, बस। तो यही होगा, जब पूरा हो जाएगा तब होगा। लेकिन ये अभी तो क्या होता है, कंफ्यूजन रहेगा, और यार क्या कर रहा हूं मैं, होगा नहीं होगा, सब होगा। लेकिन अभी आप कंक्लूजन पे आएंगे ना, उससे तब सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट, रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वह एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं ना, बताया ना मैंने आपको, तो मैं बता देता हूँ डायग्राम में भी। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो मैंने ये कहा कि जो डायगोनल है ना वह एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। जैसे कि ये डायगोनल हो गया ओ, तो देखो ए ओ बराबर ओ सी भी होगा और ओ बी बराबर आपका ओ डी भी होगा। ठीक है, ठीक है ना। तो ये कहानी है, आपको ये रोम्बस के बारे में जाननी है। ये लीजिए, अब सेम प्रॉपर्टी चलने वाली है सब। अब फटाफट फटाफट बता देना सारी प्रॉपर्टी के बारे में। ये आपका एक रोम्बस है, अगर कोई ओ पॉइंट है, ए बी सी डी, ओ पॉइंट इनसाइड है, क्या है, इनसाइड है ओ पॉइंट। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यार इससे हमने मिलाया, इससे हमने मिलाया, इससे हमने मिलाया, इससे हमने मिलाया। ठीक है, तो क्या कहेंगे भैया, प्रॉपर्टी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है। चलो ले चलो, क्या हो जाएगा, A1 प्लस A3 बराबर A2 प्लस A4। ये तो क्लियर है प्रॉपर्टी, कारण वही है जो पहले हम प्रूफ कर चुके हैं। आगे मतलब सब चीजें वही रहने वाली है। वही वाली बात है भाई, यहाँ पर आपका ए बी सी डी, अब पी आपका कहीं पे पॉइंट है, कहीं पे भी हो सकता है ये, तो कहीं पे भी है इसका मतलब आप सर पहले से बता दिए हो। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अगर एक ही बेस है, अब ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में भी है, ये प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में भी है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं डियर, ट्राइंगल ए पी बी जो होगा ना वह रोम्बस ए बी सी डी के जो एरिया है उसका आधा होगा। नो प्रॉब्लम एट ऑल, चलेगा, क्लियर है। आइए, किसी भी रोम्बस की मिड पॉइंट्स को मिलाने पर क्या बनता है, मान लीजिए कि ये रोम्बस आपने बनाया, ए बी सी डी, आपके ये जो डायगोनल्स को आप मिला रहे हो, इन डायगोनल्स को मिलाने के बाद में आपके पास एक आकृति नजर आ रही है ये वाली, और आपने कहा कि भाई साहब हमने क्या किया, इनके मिड पॉइंट को मिला दिया, और मिड पॉइंट को मिलाने पर क्या बन रहा है जरा बनाते हैं। कैसे बनाएंगे सर, कि ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका R है और ये आपका S है। तो P Q R और S आपके क्या है, मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है तो P Q R S क्या होगा सर, P Q R S एक रेक्टेंगल होगा। अब कारण आता है सर क्यों होगा, है ना भाई साहब, आता है ना कारण। देखो पहला चीज तो ये क्लियर हो चुकी है कि डायगोनल दोनों अलग अलग हैं, तो भाई साहब ये भुजाएं अलग होंगी और ये भुजाएं अलग होंगी। तो ये दोनों भुजाएं अगर अलग हैं तो वो वाला काम तो खत्म ही हो गया अपना, वो वाला काम तो खत्म ही हो गया। समझ में आ रही बात, स्क्वायर वो वाला सारे तो खत्म ही हो गए, स्क्वायर स्क्वायर भी हो गया, रोम्बस बन नहीं सकता, भुजाएं बराबर नहीं है। अब बात आती है समांतर चतुर्भुज पर और रेक्टेंगल पर। बस दो ही ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी हमें मतलब जिनके बारे में हमें जानना है, जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए। बोले सर क्या करूं अब मैं,
समांतर चतुर्भुज और एक रेक्टेंगल। अब बात ये आती है डियर स्टूडेंट कि भाई साहब ये 90 डिग्री पर काटते हैं एक दूसरे को, एग्री करते हो मेरी बात से? हाँ सर, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ये हमें पता है, पता तो है। अभी मैं बात कर लेता हूं कि भाई ये सब हमें पता है और ये सब पैरेलल लाइंस भी हैं, तो ये इसके पैरेलल है, तो क्या ये 90 नहीं हो जाएगा? और ये इसके पैरेलल है, तो क्या ये 90 नहीं हो जाएगा? क्या तो क्या ये 90 नहीं हो जाएगा? ये 90 नहीं हो जाएगा? ये 90 नहीं हो जाएगा? तो ये सब 90 डिग्री के हो गए, तो वह रेक्टेंगल ही होगा, पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। क्लियर है ना? तो ये ऐसे दिमाग चल जाएगा। और तो अब ये कोई रटना थोड़ी ना है, ये तो कंक्लूजन है, कंक्लूजन की तरह आप अपने दिमाग में रखिएगा बस। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी वही ट्राइसेक्ट वाली प्रॉपर्टी है। भाई साहब एक रोम्बस आपने बना दिया, और ये इसका डायगोनल। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी वही ट्राइसेक्ट वाली प्रॉपर्टी है। भाई साहब एक रोम्बस आपने बना दिया, और ये इसका डायगोनल है, और आपने यहाँ दो मिड पॉइंट बनाए हैं, एक तो ये P मान लिया और एक ये Q मान लिया। A B C और D आपने A को Q से मिला दिया और P को C से मिला दिया। तो बस इसको अगर आप E और F मान लेते हैं तो सेम बात है, वो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब सब में है। अब ये वाली प्रॉपर्टी तो चेंज ही नहीं है, बस यहाँ आपका रोम्बस खत्म हो जाता है। अब हम अगला जो बचा हुआ है वो ट्रेपेजियम बचा हुआ है, फिर उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने, और कुछ नहीं बचा हुआ। ट्रेपेजियम के बाद सब खत्म, फिनिश। ठीक है डियर, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।